तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अचानक मेरे फ़ोन की घंटे बजे और जैसे मैंने फ़ोन उठाया तब मुझे पता चला कि हमारी कंपनी ने हमें इसी वक्त ऑर्डर दिया था कि हमें अभी और इसी वक्त शूटिंग के लिए निकलना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मीडिया रिपोर्टिंग में काम करता हूँ। हमारे चैनल पर आधा सच और आधा झूठ का एक धारावाहिक दिखाया जाता है। मैं आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं आज भी एक चैनल के अंडर ही काम करता हूँ, जिस कारण से मैं किसी के भी सामने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोल सकता। तो आइए जानते हैं कि उस दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद मैंने उन खुफिया चीज़ों के बारे में जानना ही छोड़ दिया। दोस्तों, एक कहानी है साल 2012 की। ये वो दौर था जब लोग कहते थे कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सब बातें झूठी थी और हम इस बात को अच्छे से जानते थे। लेकिन एक दिन जब अचानक हमें ये बताया गया कि हमें बगल के ही जंगल में जाना है। दरअसल वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे हम सबको शूटिंग के लिए निकलना था। इसलिए मैं अपने बॉस की बात को मानकर तुरंत ही शूटिंग के लिए निकल पड़ा था। जैसे जैसे गहरा काला अंधेरा हो रहा था तो वैसे वैसे हमारी बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। आज तक ना जाने कितने काम किए थे और ना जाने कितनी बार अजीब अजीब जगह पर भी गया था, लेकिन आज जिस जगह पर मैं जा रहा था सच में वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थे। कुछ लोग तो मानते थे कि उस जगह पर जाने का मतलब अपनी ही मौत को बुलावा देने जैसा होता है, लेकिन उस वक्त हमारे बॉस के ऑर्डर के सामने हमारी एक भी ना चले और ना चाहते हुए भी हमें निकलना पड़ रहा था। हमारी टीम के अंदर हम 3 लोग ज़्यादा अहम थे, मैं, दीपक और हमारी टीम मेंबर जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे और वो सभी एक ही कमरे में रुके थे। हमें रात के 1 बजे के बाद में वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट करनी थी, इसलिए ना केवल मुझे बल्कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन मैं इस बात को भी काफ़ी अच्छे से जानता था कि हम अपने बॉस के आदेश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वैसे तो मैं कैमरा पकड़ने का काम नहीं करता था, लेकिन जब आदमियों की कमी थी तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही अपने हाथ में कैमरा थमाकर काम में लग जाऊंगा। फिर उसके बाद सभी लोगों ने 12:30 बजे एक जगह पर इकट्ठा होने का प्लान बनाया। इसलिए हम सभी को बस किसी भी तरह से उस पूरी की पूरी जगह की तलाशी या यूं कहें कि पूरी तरह से जांच करनी थी। मैंने भी अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं उस कैमरे को लेकर उस तालाब के पास पहुंच गया। मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग थे और अब हम सभी उस मकान के अंदर जाना चाहते थे जो उस तालाब के पास बना हुआ था। काफ़ी लोगों का मानना था कि उस तालाब के पास में जो घर बना हुआ है वो एक भूतिया घर है और रात में वहाँ पर एक भूत की फैमिली रहती है। पर मुझे नहीं मालूम कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने कैमरे को और भी टाइट पकड़कर उस मकान की तरफ चलता रहा। जब मैं उस मकान के मेन दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वहाँ की लकड़ियाँ गल चुकी थी और वहाँ पर पूरी तरह से कचरा ही कचरा फैला हुआ था। और इस चीज़ को देखकर एक बार के लिए मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे अब धीरे धीरे उस मकान के अंदर बढ़ता चला जा रहा था। उसके साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कन भी और भी तेज हो रही थी। और फिर इसी तरह मैंने अपनी सांस को कम किया और मैं पहले दरवाजे को पार करके अंदर आ गया। इससे पहले कि मैं दरवाजे को खोलकर पूरी तरीके से अंदर आ पाता कि अचानक मुझे वहाँ पर किसी की हलचल होने का एहसास हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ रेंगते हुए मेरे करीब से निकल रही हो और मैं उस चीज़ का एहसास ठीक से नहीं कर पाया था। ऐसा तो मुझे मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन मैं इस चीज़ को देख नहीं पाया था कि आखिर वो क्या चीज़ हो सकती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं उसी चीज़ की तरफ चला गया। मेरे बाकी के साथी लोग अब घर के अंदर घुसते चले जा रहे थे, पर मेरी तो हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात मेरे दिमाग में खटकने लगी थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कदम पटकते उस रेंगने वाली चीज़ की तरफ जा रहा था।
तभी अचानक ही मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वहाँ पर इतना भयानक सन्नाटा था। और ऊपर से जब इस काली रात में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा है, तो मैं ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक कांपने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हाथ बड़ा ही ठंडा था और वो मेरे कंधे को लगातार कसता जा रहा था। उसकी पकड़ अब और भी ज़्यादा मजबूत हो रही थी। मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अपने हाथ को छुड़वा ही नहीं पा रहा था। एक बार जब मैंने अपने पीछे की तरफ पलटकर देखा, तब जाकर मेरी सांस थमने लगी थी। तभी मैंने देखा कि ये मेरी ही टीम का एक मेंबर था और उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उसने कहा, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बॉस ने कहा था कि हमें जल्दी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी और फिर वीडियो को जल्द से जल्द चैनल तक पहुँचाना था, वरना बॉस हमारा बुरा हाल कर देंगे। उसकी बात सुनकर मुझे भी ठीक लगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा तिरछी नज़रों से इधर उधर देखकर वापस से निकल गया। मैं इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब था जो मेरे अलावा कोई और महसूस नहीं कर पा रहा था। जिस चीज़ को मैं आराम से सुन सकता था या फिर महसूस कर सकता था, उस चीज़ को मेरे अलावा मेरी टीम का कोई भी मेंबर बिल्कुल भी नहीं जान सकता था और ना ही वो मेरी बातों को समझने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा और उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग बनानी होगी। उसके बाद मैं कैमरे को पकड़कर वापस से अपने काम पर लग गया, लेकिन इसी बीच वहाँ की रेतीली ज़मीन के अंदर मेरे पैर धंसने लगे, जिसकी वजह से मेरा पैर अंदर तक चला गया। एक बार के लिए मेरे साथ साथ मेरे सारे टीम मेंबर के साथ भी ऐसा ही होने लगा और वहाँ पर बहुत ही ज़ोर की धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब यहाँ पर भयंकर तूफान आने वाला था और इस तूफान से हमें बचने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर मैंने अपनी सभी टीम मेंबर को वहाँ से निकलने को बोल दिया और अब हम एक सही मौका देखकर वहाँ से भागने लगे थे। हमारे अंदर अब घबराहट तो बैठ गई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर आगे एक बड़ा सा होटल बना हुआ था और अब हम सभी वहीं पर रुके हुए थे। तभी हम जल्दी से उस होटल में पहुँचे। शायद इस घटना ने हमें काफ़ी हद तक डरा दिया था और वैसे भी तालाब के किनारे इस तरह छोटी मोटी चीज़ों का घटना कोई बड़ी बात नहीं होती। वैसे भी एक छोटी सी आंधी थी जो अब थम चुके थे और अब हमें फिर से वहीं पर जाना था, क्योंकि बॉस के आदेश को टालना हमारे लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपनी टीम मेंबर को लेकर वापस से निकलना पड़ा। लेकिन हम बॉस के ऑर्डर को टाल नहीं सकते थे और आंधी के रुकते ही हम सभी वापस से उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमने पहले शूटिंग छोड़ दी थी। हमने फिर से अपनी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार जब हम शूटिंग को स्टार्ट करने के लिए निकल रहे थे, तो पहले से हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी बनी हुई थी। हमें काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। किसी तरह मैंने कैमरा ऑन किया और उसके बाद लाइट को लेकर हम आगे की तरफ जाने लगे। इस बार जैसे हम उस मकान के अंदर पहुंचे जहां पर भूत प्रेत का साया बताया जाता था, तो अचानक ही वहां पर चमगादड़ों का एक बहुत ही बड़ा झुंड हमारे ऊपर आतंक मचाने लगा। हम सभी ने अपने सर को घुटनों में दे लिया और नीचे बैठ गए। मैं इतना तो समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल जगह तो नहीं हो सकती और हमारे यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि बॉस की बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। अगर वो हमें नौकरी की धमकी देकर निकालना चाहता है, तो फिर उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम हमारी जान तो बच सकती थी। इसलिए मैंने अपने सभी सहकर्मियों को इस जगह से वापस चलने को बोल दिया था, लेकिन रोहिणी वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। उसे अपनी नौकरी का डर सता रहा था, तो मुझे अभी भी इस जगह का खौफ महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने रोहिणी से कहा, देखो, अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो हम भी नहीं जा पाएंगे और हम एक बड़े खतरे में फंस सकते हैं। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि तभी हमारा एक टीम मेंबर बहुत ही ज़ोर से चिल्ला उठा और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि वो पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से गूंज गया। उसके चिल्लाते हम सभी बाहर आ गए और उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा, सच में वो देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थे। तभी हमने देखा कि उसका आधा शरीर हवा में था और जैसे हमने उसे ज़मीन से 4 फुट ऊपर हवा में देखा, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारा पूरा शरीर अंदर से कांपने लगा था और फिर वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसके नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। उसके सर से खून निकल रहा था
और उसके बाद वहाँ पर एक परछाई मंडराने लगी। वो काली काली परछाई दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अब वो परछाई हमारे चारों तरफ मंडराने लगी थी और सभी सहकर्मियों ने अपने मन में भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हम उस सहकर्मी को उठाने में जुट गए जो अभी अभी बेहोश हुआ था। सारे कर्मचारी किसी तरह उसे लेकर निकल गए, लेकिन मैं और रोहिणी अभी भी वहीं पर रुके हुए थे। हमने सारा सामान उठाया और बैग पैक करने के बाद हम दोनों वहाँ से निकलने वाले थे तो अचानक ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी थी कि हमने अपने सभी सहकर्मियों को पहले ही भेज दिया था और हम दोनों अकेले रह गए थे। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। फिर उसके बाद मैंने रोहिणी से कहा, रोहिणी तुम मेरा हाथ पकड़ लो और जब तक हाथ मत छोड़ना जब तक हम यहाँ से निकल ना जाएं। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज तक महसूस नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैं रोहिणी को लेकर वहाँ से निकल गया था। लेकिन उसके बाद मैं और रोहिणी हम दोनों ही काफ़ी बीमार रहने लगे और उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया गया तब हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए उसके बाद हम दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास गए तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर एक काली शक्ति का साया है। तो उन्होंने हमारे ऊपर झाड़ फूंक किया और ताबीज़ बांध दिया। उसके बाद अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं उस खौफनाक रात को कैसे भूल सकता हूँ। खैर रोहिणी तो आज भी मेरे साथ है और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। पर काफ़ी बार मैंने उस तालाब के बारे में लोगों से जानकारी पूछने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ पर पहले एक औरत की लाश दफनाई गई थी और उसी तालाब के किनारे अब उसका साया मंडराता है। वो कभी भी किसी को भी इस घर के आसपास मंडराने नहीं देती और उसकी हालत खराब कर देती है। उसके बाद मैंने आज तक उस तालाब और घर को अपनी आंखों से नहीं देखा, जिसे स्थानीय लोग भूतिया बताते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।